एक बार की बात है, नेपाल में प्रजातंत्र आ चुका था। उस समय नेपाल के राजा वीरेंद्र थे। एक दिन एक पारिवारिक मुलाकात में ज्ञानेंद्र शाह ने मजाक में कहा, क्या घमंड करता है, तुझसे पहले मैं राजा बना था। ज्ञानेंद्र की इस छेड़खानी को वीरेंद्र बर्दाश्त न कर सके और गुस्से में आकर उन्होंने अपने मंझले भाई ज्ञानेंद्र का गला पकड़कर लगभग मार ही डाला था। ये बात ऋषिकेश शाह ने अपनी आत्मकथा में भी लिखी है। दर्शकों, आइए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि 71 साल पहले ज्ञानेंद्र शाह ने कैसे राजगद्दी तक का सफर तय किया। उस दिन सुबह से ही प्रधानमंत्री श्री तिनमोहन शमशेर का चेहरा उदास था। वे हताश और क्रोधित भी दिख रहे थे। आदेशानुसार भाई भारदार सिंहदरबार के पटांगिनी के पहले चौक में आयोजित भारदारी सभा के लिए एकत्र हुए थे। श्री तिनमोहन सिंहदरबार के तीसरे माले के कोठरी की बैठक से निकले और उपस्थित भारदारों को संबोधित करते हुए पूछा, बार बार श्री 5 त्रिभुवन और उनके उत्तराधिकारियों से भारतीय दूतावास से लौटने का अनुरोध करने पर भी सुनवाई नहीं हुई। शाह वंश को मानने की हमारी परंपरा के अनुसार उनके वंशज शाहज्यादा श्री 5 ज्ञानेंद्र को गद्दी पर बिठाने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। ज्ञानेंद्र को गद्दी पर बिठाने का फैसला श्री तिनमोहन ने सुना दिया था, इसीलिए कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। खाद्य विभाग के प्रमुख गया प्रसाद शाह ने श्री 5 त्रिभुवन से बात करने का सुझाव दिया, लेकिन किसी और ने असहमति नहीं जताई। सभी ने सहमति जताई और युवराज श्री 5 महेंद्र के मंझले बेटे शाहज्यादा ज्ञानेंद्र को राजा के रूप में गद्दी पर बिठाने की प्रक्रिया को वैधता मिल गई। पिछले दिन ही मामा घर बागदरबार से सिंहदरबार लाए गए शाहज्यादा ज्ञानेंद्र को दोपहर में हनुमान ढोका दरबार ले जाया गया। वहां माहिला बड़ा गुरुजू हेमराज पांडे ने श्री त्रिमोहन की उपस्थिति में 3.5 साल के ज्ञानेंद्र को श्रीपेच पहनाया। इस तरह नाबालिग ज्ञानेंद्र शाह अपने पिता युवराज महेंद्र और बड़े भाई नवयुवराज वीरेंद्र को पीछे छोड़कर राजा बन गए। लेकिन भारत ने मान्यता न देने के कारण वे लंबे समय तक राजा नहीं रह सके। अंततः उनके दादा त्रिभुवन ही राजा बने। इसके बाद कई घटनाक्रम आगे बढ़े। समय बीतता गया और 19 जेठ 2058 आ गया। उस दिन राज दरबार में रात्रि भोज का आयोजन था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भोज राज दरबार का आखिरी भोज बन गया। राज दरबार हत्याकांड में राजा वीरेंद्र का पूरा वंश नष्ट हो गया। इससे ज्ञानेंद्र शाह को पहली बार राजा बनने के ठीक 51 साल बाद दूसरी बार राजा बनने का अवसर मिला। 22 जेठ को दीपेंद्र की बेहोशी की हालत में मृत्यु के बाद राजकीय सहायक ज्ञानेंद्र को राजा घोषित किया गया। कई लोगों को लग सकता है कि राजा त्रिभुवन ने अपने परिवार के साथ भारतीय दूतावास में शरण ली थी, इसलिए 3.5 साल के बालक ज्ञानेंद्र को आसानी से राजा बनने का मौका मिला। निश्चित रूप से त्रिभुवन के शरण लेने की वजह से ही वे बेबी किंग बने, लेकिन उन्होंने यह अवसर आसानी से नहीं पाया। जब राजा त्रिभुवन ने 21 कार्तिक 2007 को अपने परिवार के साथ भारतीय दूतावास में शरण ली, तब श्री तिनमोहन शमशेर और सत्ताधारी राणा तुरंत ज्ञानेंद्र को गद्दी पर बिठाने के पक्ष में नहीं थे। उनका पहला प्रयास त्रिभुवन को वापस लाना था। अगर त्रिभुवन नहीं लौटते तो उनके बड़े बेटे युवराज महेंद्र को लाकर गद्दी पर बिठाने की योजना थी। यह भी असफल होने पर युवराज महेंद्र के बड़े बेटे श्री 5 वीरेंद्र को लाने की योजना थी। ये तीनों योजनाएं असफल होने के बाद ही ज्ञानेंद्र को राजा बनाने का अवसर मिला। इतिहासकार डॉ. राजेश गौतम ने में उल्लेख किया है कि त्रिभुवन के भारतीय दूतावास में शरण लेने की जानकारी मिलने पर उन्हें वापस लाने के लिए मेजर जनरल अर्जुन शमशेर और मेजर जनरल विजय शमशेर को 21 कार्तिक को ही शीतल निवास स्थित भारतीय दूतावास भेजा गया, लेकिन त्रिभुवन लौटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद 22 कार्तिक को सुबह भारदारी सभा बुलाकर त्रिभुवन, युवराज महेंद्र या बड़े शाहज्यादा वीरेंद्र को लाकर गद्दी पर बिठाने का फैसला किया गया। विजय शमशेर फिर से भारतीय दूतावास गए, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। ज्ञानेंद्र के गद्दी पर चढ़ने में दूसरी बाधा सत्ताधारी राणा भाई भारदार थे। राणा 3 समूहों में बंटे थे। श्री तिनमोहन के भाई प्रधान सेनापति बबर शमशेर राजतंत्र को खत्म करने के पक्ष में थे। परिवार सहित भारतीय दूतावास में शरण लेने वाले त्रिभुवन को
उन्होंने कचरे को हवा उड़ा ले गई कहकर तुच्छ माना। लेकिन श्री तीन मोहन बबर शमशेर की गणतांत्रिक सोच से सहमत नहीं थे। दूसरा समूह चाहता था कि श्री तिन मोहन खुद श्री 5 का श्री पेज पहने। 21 कार्तिक की अनौपचारिक बैठक में कर्नल चंद्रजंग थापा और महिला गुरुज्यू हेमराज पांडे ने यही सुझाव दिया था। नेपाल के लिए ब्रिटिश राजदूत जॉर्ज फाल्कनर ने रीजेंसी काउंसिल यानी नायबी परिषद बनाकर शासन चलाने का सुझाव दिया था। अगर यह सुझाव स्वीकार किया जाता तो त्रिभुवन की अनुपस्थिति में परिषद नायब के रूप में शासन चलाती और त्रिभुवन ही राजा रहते। लेकिन विजय शमशेर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि नायबी परिषद उनके पिता श्री तिन मोहन से ज्यादा शक्तिशाली होगी। कुछ भारदारों ने त्रिभुवन के परिवार के बाहर के शाह वंश से राजा बनाने का सुझाव भी दिया। कमल पोखरी के साहबजू रणविक्रम शाह को राजा बनाने का प्रस्ताव आया, लेकिन भाग्य ज्ञानेंद्र का ही प्रबल रहा। अपने पिता और बड़े भाई को पीछे छोड़कर 3.5 साल की उम्र में वे राजा बने। ब्रिटिश राजदूत फाल्कनर ने वचन दिया था कि राणा सरकार जिसे राजा बनाएगी उसे ब्रिटेन तुरंत मान्यता देगा। इसी वचन के बाद ज्ञानेंद्र को मामा घर से लाकर राजा बनाया गया। लेकिन फाल्कनर का वचन पूरा नहीं हुआ। भारत ने ज्ञानेंद्र को राजा बनाने के फैसले में अड़ंगा डाला। ब्रिटेन और अमेरिका ने नए राजा को मान्यता देने की तारीख तय की थी, लेकिन भारत ने चेतावनी दी कि यह कदम मित्रता के खिलाफ होगा, जिसके बाद श्री तिन मोहन पीछे हट गए। उस समय नेपाल का कूटनीतिक संबंध ब्रिटेन, भारत, अमेरिका और फ्रांस के साथ था। ब्रिटेन ने ज्ञानेंद्र को तुरंत मान्यता देने में हिचकिचाहट दिखाई तो अमेरिका भी पीछे हट गया। भारत पहले से ही ज्ञानेंद्र के खिलाफ था। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अभाव में बालक राजा ज्ञानेंद्र का शासन छोटा होने के संकेत दिखने लगे। इधर त्रिभुवन के नई दिल्ली रवाना होने के दिन 26 कार्तिक 2007 को नेपाली कांग्रेस ने राणा शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की। 3 दिन पहले बीपी कोइराला ने ज्ञानेंद्र के राज्यारोहण को अवैध और गैरकानूनी बताया था। श्री तीन मोहन ने वार्ता के लिए विजय शमशेर के नेतृत्व में एक दल को नई दिल्ली भेजा। वार्ता में राणा पक्ष ने राजनीतिक सुधारों पर सहमति जताई, लेकिन ज्ञानेंद्र को ही राजा की मान्यता देने की जिद की। नई दिल्ली ने इस शर्त को नहीं माना। अंततः पौष के आखिरी हफ्ते में श्री तिन मोहन को त्रिभुवन को राजा मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। रामहरि जोशी ने पुस्तक में लिखा है कि 24 पौष को श्री थ्री मोहन ने त्रिभुवन को राजा मानने की घोषणा की। इसमें कहा गया कि अगर त्रिभुवन तुरंत काठमांडू नहीं आ सकते तो किसी को नायब नियुक्त करके शासन चलाया जा सकता है। इस घोषणा के साथ त्रिभुवन फिर से गद्दी पर विराजमान हुए और 2 महीने 2 दिन तक राजा रहे ज्ञानेंद्र गद्दी से हट गए। श्री तिन मोहन ने ज्ञानेंद्र को राजनीतिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मिसाल के तौर पर सम्यक पूजा में ज्ञानेंद्र को मुख्य अतिथि बनाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय नेवार समुदाय ने इस पर सहमति नहीं दी। फिर भी मोहन ने ज्ञानेंद्र के नाम पर सिक्के छपवाने का काम कर लिया। वे सिक्के और उस समय की तस्वीरें ही ज्ञानेंद्र के पहले राज्यारोहण की यादें हैं। इस तरह अपने दादा त्रिभुवन के भारतीय दूतावास में शरण लेने के कारण बचपन में राजा बनने का सौभाग्य पाने वाले ज्ञानेंद्र को अपने भाई राजा वीरेंद्र के वंश के नष्ट होने के बाद दूसरी बार राजा बनने का मौका मिला। दर्शकों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और रोचक तथ्यों के साथ आएंगे। नमस्कार।